सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस चुनावी सफर में यात्रा करते हुए पहुंचे हैं फतेहपुर जनपद के वरिष्ठ कर्मचारी नेता श्री अशोक सिंह जी के पास, जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं और इसके पहले अधिकारी कर्मचारी शिक्षक अधिकारी जो पेंशन मंच था उसका भी नेतृत्व आपने किया है। आपने पेंशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे फतेहपुर जनपद का नहर कॉलोनी हो, चाहे डीएम के यहाँ घेराव हो, चाहे लखनऊ का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करना हो। लाख की संख्या में कर्मचारियों ने आपके नेतृत्व में आंदोलन में भागीदारी की है। तो आज हम जानते हैं कि इस चुनावी वर्ष में आपने इसके पहले जो संघर्ष किया उसमें क्या पाया, क्या खोया और क्या उम्मीदें हैं सरकार से, और इस चुनाव के बाद क्या लगता है कि चुनाव में क्या होने वाला है। आपकी जो मांग है उस पर कर्मचारी कितना आक्रोशित है और उसका क्या असर हो सकता है इस चुनाव में। तो स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण में बहुत सी सरकारी संस्थान प्राइवेटीकरण की ओर जो है जा रहे हैं, क्या इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निधान जी, आपको ये जो आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। आप सभी कर्मचारियों के आइकॉन हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये जो आपने निजीकरण की बात की है, इसमें वास्तविकता ये है कि ये निजीकरण जो है हमारे देश को, हमारे समाज को एक उस दिशा में लिए जा रहा है जहाँ से कि एक बेरोजगारी की स्थिति वो खड़ी होगी। आज मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था कि उसमें उन्होंने कहा कि आज, बल्कि वो उसकी लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि 48 करोड़ बेरोजगार है इस समय पूरे देश में। तो जब आप ये सोचिए कि 48 करोड़ बेरोजगार है युवा जी, तो शायद मुझे लगता है 40% हो गया। मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही जी, अगर यही स्थिति रही तो कहीं ये सीरिया जैसा ना बन जाए देश, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज है जो भूख के बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, और जब उसे कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि वो अराजकता की ओर बढ़ेगा, लूट घसोट की ओर बढ़ेगा। वो अपने माँ बाप तक के कहने के कामों को भी नहीं मानेगा और वो अपने पेट के लिए या अपने शौक के लिए, अपने परिवार के लिए वो ऐसे कदम उठाएगा जो देश और समाज के लिए घातक होगा। कहने का मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव की जब पेट की क्षुधा नहीं शांत होती है तो वो हर कुछ करने के लिए तैयार होगा, यहाँ तक कि नैतिक और अनैतिक कार्यों के लिए भी वो हर स्तर पर तैयार होगा। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे इन प्राइवेट कंपनियों के जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, इनके निजी हाथों में जाने से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 2 नियम ऐसे पारित किए। एक वो कि जिसमें इन्होंने कर्मचारी से या मजदूर से चाहे तो जितने घंटे की ड्यूटी ले ले, इस पे स्वतंत्रता दिया कंपनियों को। दूसरा, उन्होंने जो एक मिनिमम वेज फिक्स था उस पर भी स्वतंत्रता दे दिया कि आपके और कर्मचारी के बीच में जो अनुबंध हो जाए, 10 पैसे, 2 रुपए, 20 रुपए में, वो आपकी बात है। ऐसी स्थिति में ये बताइए कि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसने पूरे देश को गुलाम बना रखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने इंडस्ट्रीज जो तैयार हैं, जो देश खरीद रहे हैं जी, क्या वो इस देश को गुलाम बनाने से रोक सकता है कोई? बहुत बढ़िया है। ये हम लोग पढ़े हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे बुजुर्ग इस चीज को देखे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई थी
तो वो भी यही कहते कि हम लोग व्यापार करेंगे और व्यापार से देश समृद्ध होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे अपने जाल में फंसाते गए कि हमारा देश गुलाम हो गया। अच्छा जी, एक हमारा सवाल है कि ये जो आउटसोर्सिंग इस समय चल रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत सी कंपनियों में वर्कर्स कर्मचारी भरे जा रहे हैं, ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भरे जा रहे हैं, इनका क्या भविष्य है और कितना आप इसको अच्छा मानते हैं या कितना घातक है कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए, इसके विषय में आपका क्या कहना है? सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आउटसोर्सिंग का मतलब ही है कि उसे किसी भी कीमत पर गुलाम बना लेना। जी। क्योंकि आज शिक्षित बेरोजगार इतना ज्यादा है कि वो आज 5,000 6,000 रुपए की भी नौकरी के लिए सरकार ये कहती है कि हमने उसको नौकरी दे दिया। हकीकत ये नहीं है। वास्तव में जो सरकार आज देशवाद राष्ट्रवाद का नारा लगा रही है, शायद सरकार को ये पता नहीं है कि देश का मतलब एक केवल जमीन का टुकड़ा या भूभाग नहीं होता। देश का मतलब होता है उस देश के नागरिक, उस देश की भौगोलिक परिस्थिति, उस देश के लोगों का रहन सहन, उनका कैसा भोजन, कैसी शिक्षा, कैसी चिकित्सा, इन सबको एक मिला करके जो समाज बनता है वो उस देश का एक हिस्सा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ये मान रही है कि ये देश के बाहर की चीजें हैं, इसलिए इनकी इतनी उपेक्षा हो रही है युवा की। जबकि आउटसोर्सिंग में सरकार अगर 22,000 रुपए एक 4th क्लास के लिए देती है किसी एजेंसी को कर्मचारी रखने के लिए जी। और वही एजेंसी जो है उसको 8,000 रुपए और 10,000 रुपए में रख रही है, तो क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम 10,000 जो 11-12,000 रुपए है हमारा, वो कहाँ जा रहा है? जी। निश्चित है कि सरकार जो इन बिचौलियों को, सरकार ये पूंजीपतियों को जो दे रही है वो किसी न किसी रूप में वापस उनको एहसान में ये दे रही है कि चलिए आप इस काम को कर लीजिए। मेरा मानना यह है, देश का मतलब ये नहीं होता कि हमारा ये भूभाग है केवल इतना। अगर हमारे नागरिक समृद्ध नहीं होंगे, परिवार सुखी नहीं होंगे, तो आज वही स्थिति आगे होगी कि जैसे अभी किसान आत्महत्या कर रहा था तो पढ़ा लिखा युवा भी हमारा ऐसे गलत कदम उठाएगा। सरकार को इस पर जो है चिंतन करना चाहिए और इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां भरी जा रही हैं, सरकार की तरफ से पैसा ज्यादा आता है, लेकिन वो जो प्राइवेट ठेकेदार जो होता है वो कम पैसे देकर और सरकार से मिला वो पैसा स्वयं बचा करके शोषण करता है नौजवानों का, कर्मचारियों का, और इससे वाकिफ है सरकार भी कि हम इतना पैसा देते हैं लेकिन जाता वहां। तो कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि जो बिचौलिए होते हैं ये कहीं ना कहीं सरकार से मिले जुले होते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं बैकडोर से लाभ पहुंचाते हैं। अदर जी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बात हुई, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है, नौजवान इस समय पीड़ित है और जो सीनियर्स हमारे कर्मचारी हैं, लीडर्स हैं, और नौजवानों को बड़ा प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और बड़ा संबल दे रहे हैं। ये मुद्दा इस समय पुरानी पेंशन का चल रहा है और पुरानी पेंशन का मुद्दा उत्तर प्रदेश में ही नहीं चल रहा है। पुरानी पेंशन का मुद्दा आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से, इसके बैनर तले पूरे देश में चल रहा है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में जबकि हमारा मिल रहा है पेंशन, तो उसका बेस लेकर हम लोग जो है इस मूवमेंट को चला रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल पेंशन दे सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि पेंशन जो एनपीएस है ये लाभकारी है या अलाभकारी है? इसके विषय में हम, आप सीनियर हैं, हम आपके बारे में इस पेंशन के बारे में जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने ये जो नई पेंशन स्कीम लागू किया, इसमें से किसी भी तरह से
कोई भी किसी एम्प्लॉय का भला नहीं होना है। हमारी पुरानी जो पेंशन थी वो हमें एक सुरक्षा प्रदान कर रही थी, हमारे परिवार को एक सुरक्षा दे रही थी। उसमें हम आश्वस्त थे कि हमें कुछ जो मिलेगा उससे हमारा परिवार चल सकता है। लेकिन ये मार्केट बेस्ड होगी जी। ये नई पेंशन जो राष्ट्रीय पेंशन कह रहे हैं, शेयर आधारित है, ये मार्केट बेस्ड है। इसमें जिस दिन जो रेट होगा उसी का भुगतान होगा जी। मतलब ये है कि यदि कहीं शेयर पूरा डूब गया तो आप समझ लीजिए कि शायद उस कर्मचारी को 1-2 रुपए की पुड़िया खाने के लिए भी पैसा नहीं इसके मिलेगा। पहले भी ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनी जो थी, जैसे एक नाम लिया जाता है विजय माल्या का, और विजय माल्या एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे और सरकार में जो हमारी संसद है उसके राज्यसभा सांसद भी थे, लेकिन वो यहाँ से जो है फरार हो गए। अभी तक उनका वापस कोई पता नहीं कि कब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारी ये प्राइवेट कंपनियों जहां शेयर लगता है, यदि ऐसा कुछ हुआ तो कर्मचारी किसके पास जाएगा, कहां अपनी रोना रोएगा? सरकार के पास तो जाएगा तो उससे तो बात कर सकता है, वो एक माध्यम होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी भाग गई तो सरकार कहेगी तो हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करें? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट कंपनी भागना तो है ही है निश्चित। कौन सी ऐसी फैक्ट्री या कंपनी है जो अपने आप में स्थायी हो? हमारे जब सरकारी विभाग, जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के बाद से जो संवैधानिक तरीके से तमाम विभाग इसको विकसित करने के लिए स्थापित किए गए थे, जब वो टूट गए जी, तो फिर इन उद्यमों का क्या भरोसा? इस फतेहपुर जनपद में एक समय था कि उद्योग धंधे, यहाँ 52 फैक्ट्रियां थीं, और आज जब हम अप्रेंटिस सर्वे या किसी चीज में जाते हैं तो मालूम होता है कि नहीं सर, ये तो कंपनी बंद हो चुकी है, ताला बंद है, मैं अकेला बैठा हूँ चौकीदार। तो इन कंपनियों पर क्या भरोसा? हमारा फंड का जो पैसा लगाया जा रहा है, क्या भरोसा? अभी जीता जागता उदाहरण इसके पहले 2013-14 के और 17 के बीच की बात है, जो विद्युत विभाग में इसी तरह से हुआ। उनके इस धन का ही पता नहीं चला कि कहाँ गया। किसी भी एम्प्लॉय के खाते पर कोई पैसा नहीं है, और 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है। मतलब घूम घुमा के कर्मचारी और अधिकारी ही फंसते हैं, नेता जो है इससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। चलते चलते अध्यक्ष जी, हम एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे कि कर्मचारियों को इस समय आप देख रहे हैं कि बड़ा आंदोलित थे, तो क्या देख रहे हैं, उनका रुझान क्या है इस बार, क्या कर सकते हैं, और क्या इससे सरकार का भी कुछ बन भी कर सकता है? देखिए, कर्मचारी एक वो मशीनरी है जो सरकार को रन कराती है। अभी सरकार को शायद ये यकीन है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत काम करेगा। सरकार को आंखें खोल लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये आपातकाल आया, कोरोना जी, जो तीसरी लहर इस समय चल रही है, इसके पहले पहली और दूसरी में उसने शायद देखा होगा, जीता जागता उदाहरण की अगर कोई भी विभाग, कोई भी व्यक्ति अगर मिला है इस कोरोना की लड़ाई में तो सरकारी कर्मचारी जी, जी, बिल्कुल। न इन नेताओं के बच्चे थे, न इन नेताओं के परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा था। सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी अपना जान की बाजी लगा करके और देश हित में लगा हुआ था। किसी भी उसने ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया। सरकार को आंखें खोल देना चाहिए यहीं से, ये एक सबक है। लेकिन नहीं, हम ये जानते हैं कि चूंकि जो सरकारें मद में चूर होती हैं वो शायद ऐसी चीजों को ध्यान भी नहीं देते हैं। प्रश्न मेरा फिर वही है, प्रश्न ये है कि क्या कर्मचारी इस बार अपना आक्रोश बैलेट पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करेगा? देखिए, अब ये तो अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो ये तो फिर उसकी मूर्खता ही हम कहेंगे जी। वो कर्मचारी फिर यदि अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है अपने हित में जी, तो फिर मुझे लगता है कि शायद वो पढ़ा लिखा होना ही उसका व्यर्थ है। चलते चलते हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि वर्तमान में हमारे शिक्षक नेताओं, कर्मचारी नेताओं और शिक्षकों कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाहें अंत में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि रामायण में भी एक जगह लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी न जाना, तो हम तो एक मनुष्य योनि में है
और बहुत अच्छा अपने आप को मानते हैं, तो कम से कम हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने परिवार का ध्यान में रखते हुए हमें पुरानी पेंशन के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए जहां से कि हमें इसमें सफलता मिल सके और सब लोग एक मुश्त रूप में इसका सहयोग करें, एक दूसरे के साथ जाएं। इसमें किसी भी तरह से अन्य रूप में उसको न देखा जाए, न जाति में देखा जाए, न धर्म में देखा जाए, न मजहब में देखा जाए। सिर्फ हम एक कर्मचारी की हैसियत से अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ जुटेंगे, तो निश्चित है कि जो भी कोई सरकार होगी वो हमारा ध्यान जरूर देगी। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री अशोक सिंह जी, और आपने बड़ी बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और एक संदेश दिया कि किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, दल को छोड़कर अपने भविष्य के प्रति सजग होइए, और नहीं तो कर्मचारी कहीं का भी नहीं रह सकता है। और आपका मूवमेंट वो, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से आप कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगाकर आपकी आवाज को बंद किया जा रहा है। शायद आप कोई मूवमेंट चलाने लायक नहीं रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद अध्यक्ष जी।